So today millions of Indians have chosen to become digital content creators. They function as educators, reviewers, satirists, entertainers, musicians and influencers. ये सही मायने में सर भारत के ग्रास रूट कम्युनिकेटर बन गए हैं और इनका यूट्यूब चैनल हो या इंस्टाग्राम पेज हो, ये इनके लिए सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि इनकी सोर्स ऑफ इनकम है, इनका एसेट है. इट इज़ द फ्रूट ऑफ देयर हार्ड वर्क. बट एक चीज़ से ये सब परेशान हैं और उस मुद्दे को आज मैं सदन में उठाना चाहूँगा. दैट इज़ द इशू ऑफ फेयर यूज एंड आर्बिटरी कॉपीराइट स्ट्राइक्स बाय डिजिटल प्लेटफॉर्म्स. सर होता क्या है कि अगर एक कंटेंट क्रिएटर कुछ सेकंड, चंद सेकंड, 2-3 सेकंड के लिए कॉपीराइटेड कंटेंट को रीपर्पस करके कमेंट्री, क्रिटिसिज्म, पैरोडी, एजुकेशनल या न्यूज रिपोर्टिंग पर्पसेस के लिए यूज करता है, चाहे वो क्रेडिट देता हो, उसको इंसिडेंटली यूज करता हो, कॉपीराइट स्ट्राइक मारकर उसके जो उसकी यूट्यूब चैनल है, प्रॉपर्टी है या इंस्टाग्राम पेज है, उसे वाइप आउट कर दिया जाता है और उसकी सालों की मेहनत चंद मिनटों में समाप्त हो जाती है. सर, लाइवलीहुड्स मस्ट बी डिसाइडेड बाय लॉ एंड नॉट बाय आर्बिटरी एल्गोरिदम्स. Sir, this by no means that one is against copyright holders. उनके हार्डवर्क और ओरिजिनलिटी को रिस्पेक्ट करने की जरूरत है, लेकिन यह समझने की जरूरत है that fair use is not piracy. Fair use where sometimes the purpose of using this content is incidental or transformative must not tantamount to wiping out somebody's hard work. Sir, because innovation cannot grow in fear and creativity cannot survive under threat. इंडिया का कॉपीराइट एक्ट सर 1957 में बना. एक ऐसे दौर में बना जब ना इंटरनेट था, ना कंप्यूटर थे, ना डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स थे, ना यूट्यूब, इंस्टाग्राम था. एंड दिस एक्ट लैक्स द वेरी डेफिनेशन ऑफ डिजिटल क्रिएटर्स. ये फेयर डीलिंग की बात करता है, लेकिन फेयर डीलिंग की बात किताबों, मैगजीन और जर्नल के कॉन्टेक्स्ट में करता है जो उस दौर की इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन के सोर्सेज थे, ना कि आज के दौर की. इसीलिए मैं 3 मांगे आज सदन में लेकर आया हूं. मेरी पहली मांग है, अमेंड द कॉपीराइट एक्ट ऑफ 1957 एंड डिफाइन डिजिटल फेयर यूज. परिभाषित करिए कि ट्रांसफॉर्मेटिव यूज क्या है, जैसे कि कमेंट्री, सटायर, क्रिटिक, एक्सप्लेनेशन. डिफाइन करिए कि इंसिडेंटल यूज क्या होता है, कि अगर बैकग्राउंड में ऑडियो विजुअल चंद सेकंड्स के लिए चले तो वो इंसिडेंटल यूज है या पूरे कंटेंट को वो वाइप आउट करें. प्रोपोर्शनेट यूज, एजुकेशनल यूज, पब्लिक इंटरेस्ट यूज एंड नॉन कमर्शियल यूज की परिभाषा देने की आज आवश्यकता है. दूसरी मेरी मांग है सर, ब्रिंग इन द प्रोपोर्शनैलिटी डॉक्ट्रिन इन कॉपीराइट इन्फोर्समेंट. कि बैकग्राउंड में मान लीजिए कुछ सेकंड के लिए कोई वीडियो और साउंड चला, उसका यह मतलब नहीं होना चाहिए कि कंटेंट क्रिएटर की सालों की मेहनत कुछ चंद सेकंड्स में समाप्त हो जाए. माय थर्ड डिमांड सर इज दैट मैंडेटरी ड्यू प्रोसेस बिफोर टेक डाउन. किसी का भी त्रिजी शिवाजी. Thank you, Mr. Chairman, sir. Sir, in the year 2013-14, Kiradi in Sivaganga, near Madurai district in Tamil Nadu, was identified by the Archaeological Survey of India for excavation. And one Amarnath Ramakrishna was appointed as the head of the excavation team, and the team worked so well, sir. They were very much dedicated, and within 2 years, 7,500 artifacts were found. In 2016, Amarnath was transferred and the process came to a standstill. In the year 2017, on the directions of the Madras High Court, the State Archaeological Department stepped in and started excavating. And thereafter, sir, it is up to 15,000 artifacts have been found. And it proved about the Tamil culture, sir. Many utensils with Tamil Brahmi inscriptions, which were dated about 5th century BCE, proved to be a very much matured one. So above all, in 2021, Mr. Amarnath returned as a superintendent of the ASI in Chennai Circle, and he, after 2 years' work, he submitted a 988 two-page report on the excavation, sir. Sir, it was not done by himself. The thing was sent to, all the findings were sent to the Beta lab in Florida, and it was carbon tested, and then the report was approved. But the report is not yet published by the union government, sir. Sir, it's very painful. Such a very important thing, which is bringing out the Tamil culture and is, of course, a proof of it. Sir, in the 2023, in the Madras High Court, the Union Government's Council
is admitted that the reply will be February 2024, that the report will be published within 9 months. That is November 2024. Now it is December 2025, sir. So far it has not been done so. Why the delay? We are not able to come to. It's very painful, sir. It amounts to denying the opportunity to the Tamil people to understand the rich culture and heritage and also to celebrate it. Already the Tamil Nadu government is having a museum, and every day 3,000 to 400,000 people come, and in the weekend 5,000 to 6,000 people are coming. Tourism will also be developed, whereas the Tamil culture will also be established. Proved one. It is a proved one. It's an excavation which will throw light about the Indian culture. It is from Tamil Nadu, but it reflects on Indian culture. So, sir, I urge the government to publish the report without any delay of the excavation report, alongside the details of experts consulted and review process to boost scientific transparency and to ensure cultural truths are not suppressed, sir. Sir, Tamil culture is a very ancient one. Everyone knows, sir. And of course, it's the duty of the government to publish it immediately. Thank you very much. Associate, sir. Srimati Mahua Maji ji. Thank you, Honorable Chairman, sir. प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान PMSMA का उद्देश्य हाई रिस्क प्रेगनेंसीज की समय पर पहचान और मैटरनल मॉर्टेलिटी को कम करना है। झारखंड जैसे राज्य जहां जनजातीय आबादी अधिक है, स्वास्थ्य अधिसंरचना कमजोर है और मातृ मृत्यु दर राष्ट्रीय औसत से अधिक रही है, वहां इस योजना का महत्व और भी बढ़ जाता है। महोदय, यह एक गंभीर तथ्य है कि स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स, एडवांस्ड डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज और डिजिटल हेल्थ सपोर्ट के मामले में कुछ राज्यों को अपेक्षाकृत अधिक केंद्रीय सहायता प्राप्त हो रही है, जबकि झारखंड जैसे जरूरत आधारित राज्य संसाधनों की कमी से जूझ रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, सरकार द्वारा पिछले 5 वर्षों में PMSMA NHM के अंतर्गत राज्यों को दी गई केंद्रीय सहायता का राज्यवार और मदवार विवरण सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है, जिससे समानता, पारदर्शिता और जरूरत आधारित आवंटन पर प्रश्न खड़े हो रहे हैं। मैं इस सदन के माध्यम से सरकार से आग्रह करती हूं कि स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स, डायग्नोस्टिक्स और डिजिटल सपोर्ट के लिए पिछले 5 वर्षों में राज्यों को दी गई केंद्रीय सहायता का विस्तृत राज्यवार विवरण सदन के पटल पर रखा जाए। झारखंड जैसे पिछड़े और जनजातीय बहुल राज्यों को PMSMA के अंतर्गत विशेष पैकेज और अतिरिक्त संसाधन प्रदान किए जाएं और मैटरनल मॉर्टेलिटी रिडक्शन को राजनीतिक नहीं बल्कि मानवीय और जरूरत आधारित दृष्टिकोण से देखा जाए। अध्यक्ष महोदय, मातृत्व की सुरक्षा किसी राज्य या दल का विषय नहीं है, यह संवैधानिक दायित्व और सामाजिक न्याय का प्रश्न है। धन्यवाद। डॉक्टर अशोक कुमार मित्तल जी। धन्यवाद महोदय। मैं सदन का ध्यान एक ऐसे कड़वे सच की ओर दिलाना चाहता हूं जो हमारे विकसित भारत के सपने पर एक प्रश्न चिन्ह है। हम बड़े गर्व से स्वच्छ भारत मिशन की सफलता का जश्न मनाते हैं, लेकिन उस मिशन की रीढ़ की हड्डी हमारे सफाई कर्मचारी को आज भी हम अछूत जैसा व्यवहार करते हैं। सर, ये वो अनसंग हीरो और असली ब्रांड एम्बेसडर हैं जो अपनी जान हथेली पर रखकर जहरीली गैसों के बीच में उतरकर हमारे समाज की गंदगी को साफ करते हैं। सर, पिछले दिनों ही मैं एक मूवी देख रहा था, पारो पिंकी की कहानी, और उस मूवी में स्कैवेंजिंग के दुष्प्रभाव को जिस तरीके से चित्रित किया गया उसने मुझे बहुत ही प्रभावित किया और मैंने सोचा मैं सदन में ये मुद्दा उठाऊं। महोदय, संविधान के प्रेम्बल में हमने हर नागरिक को डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल का वचन दिया है, लेकिन क्या गटर के अंधेरे में हाइड्रोजन सल्फाइड युक्त जहरीली हवा में दम तोड़ते हुए इंसान के लिए इस गरिमा का कोई अर्थ है? सर, नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी के आंकड़े बताते हैं कि अकेले 2023-2024 में हमने 100 से ज्यादा जानें इस तरीके से खोई हैं। ये सर सरकारी आंकड़े हैं, रियलिटी में तो इससे काफी ज्यादा होगा। केंद्र सरकार का सितंबर 2023 का सोशल ऑडिट बताता है कि मरने वाले 90% सफाई कर्मचारियों के पास ना कोई सेफ्टी गियर था, ना कोई पीपी किट थी, जबकि 2013 का एक्ट कहता है कि यह अपराध है
फिर भी सदन के पटल पर सरकार मान रही है कि आज भी 58,000 से ज्यादा मैनुअल स्कैवेंजर हैं और 84,000 से ज्यादा सीवरेज वर्कर हैं जो नरक की जिंदगी जीने को मजबूर हैं। सर, मैं कुछ सजेशन देना चाहूंगा कि सफाई के काम को तुरंत OSH कोड 2020 के अंतर्गत हजार्डियस ऑक्यूपेशन घोषित किया जाए और अर्बन बॉडीज में पीरियोडिक जांच अनिवार्य हो सफाई कर्मचारियों की। और सर, हम मून और मार्स में रोवर उतारने की तकनीक तो बना गए हैं, लेकिन हम गटर को साफ करने के लिए एक रोबोट नहीं बना सकते ताकि हम इन बहुमूल्य जानों को बचा सकें और उनकी एक अच्छी जिंदगी दे सकें। सर, इन सब बातों के बीच मैं सदन से निवेदन करूंगा कि सरकार से कि इस चीज को थोड़ा सा सीरियसली लें और हमारे जो स्वच्छ भारत मिशन को वाकई में हम स्वच्छ भारत मिशन बना सकें। धन्यवाद सर।